सभी साथियों को सुदेश कुमार आर्या का जय भीम, नमस्कार। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन के कोरोना वायरस की वजह से आप सभी जितने भी मेरे साथीगण हैं वो स्वस्थ होंगे और महफूज होंगे। पूरे देश में, पूरे विश्व में इस समय कोविड-19 का कहर है और हम लोग घरों में हैं। घरों में रहें तो इस बीमारी से जल्दी हम जंग जीत सकते हैं। साथियों, कोरोना वायरस तो हम हरा देंगे और ये देश जीत जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस के आड़ में या इससे पहले तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हमें लगता है इन सभी समस्याओं को देखते हुए पहले बोल देता हम लगातार देश में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर आवाज़ उठाते रहे हैं और हम लोगों को इन व्यवस्थाओं पर आवाज़ उठाना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी से आग्रह मेरा यही है कि आप सभी लोग जो हमारे साथ इस लाइव में हैं अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पे पेजों पर शेयर कर दें, इनवाइट कर दें। मैंने कल एक अपना विषय रखा था, क्योंकि हम लोग अभी खाली हैं, हम लोगों को ज़्यादा समझने और सोचने की के लिए वक्त भी बहुत पर्याप्त है। हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास पर्याप्त है। तो हमें लगता है हम लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए और क्या व्यवस्थाओं में हमारे हिस्सेदारी हुई है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और कौन लोग अभी तक इस देश में बड़ी ताकत से अपनी हिस्सेदारी लेके दबा के बैठे हैं, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। तो हमें लगता है हम लोग आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं आपसे, वो है पूंजीवाद और साम्य और समाजवाद। साथियों, पूंजीवाद एक ऐसा विस्तृत, एक बड़ा स्वरूप बना दिया इस देश में कि आज हम लोग पूंजीवाद के गुलाम हैं। पूंजीवाद हम लोगों पर हावी है। देश के 135 करोड़ लोग आज पूंजीवाद का शिकार हैं। ये पूंजीवाद है क्या? पूंजीवाद किसे कहते हैं, इसको समझने की आवश्यकता हम सभी को है। साथियों, जैसे गांव में कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास व्यवस्था है, जिसके पास बाहुबल है, वो इस व्यवस्था पर हुकूमत कर रहे हैं। कमजोर कौन लोग हो रहे हैं, किस लोगों के साथ सबसे ज़्यादा दगाबाजी हो रही है, किन लोगों को पूंजी से या उनकी व्यवस्थाओं से वंचित किया जा रहा है, इन सभी पर हम लोगों को चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं आपके समक्ष इसी विषय पर अपनी एक छोटी सी बात को रखना जरूर चाहूँगा, जो हमें लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहेगा। तो जितने भी साथी लोग जुड़े हैं वो लोग इस बात को शेयर, इनवाइट जरूर कर दें कि हम लोग पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। हम कहते तो हैं कि हम संविधान और कानून के समानतावादी सिद्धांत के साथ का देश चल रहा है, पर दोस्तों ये हमारे साथ एक तरह से खिलवाड़ है। एक तरफ से देखा जाए तो पूरे देश में पूंजीवाद तंत्र हावी है। अब आप कहेंगे कैसे? अभी इस देश में आप लोगों को पता है तमाम तरह के आर्थिक अनुबंधन किए गए विश्व समुदाय से, जिसे FDI कहा गया। FDI के माध्यम से बड़े पूंजीपतियों को इसमें हिस्सेदारी दे दी गई देश की, और आप हम लोग क्या बनेंगे? गुलाम, नौकरी करने वाले, रोज कमाने खाने वाले गुलाम। आप सभी को पता है इन पूंजीपतियों को सरदर्द और इनको समर्थ करने के लिए सरकारों ने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, छोटे लघु उद्योगों को चौपट कर दिया। जो उद्योग फल फूल रहे थे शहरों में, उनको हड़पने का काम इन लोगों ने कर दिया। ये सब काम इस देश में इन पूंजीपतियों ने सामंती सत्ताओं के साथ मिलकर किया है, और ये इसलिए किया है कि ये एकाधिकार बना रहे। इनका एकाधिकार और जो स्वकेंद्रीकरण करके इस देश में लगभग 74 से 75% की संपत्ति पर आज मात्र चंद मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सभी की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि संविधान को बोलते हैं पर संविधान को लागू नहीं किया जा रहा है।
इस देश में संविधान आज भी अपंग है, इस देश में संविधान आज भी खुटी पे टंगी हुई किताब झोले की बैग में पड़ा हुआ है। तो हम सभी को इस पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। अब ये पूंजीवाद सिर्फ शहरों या कस्बों या जिलों में ही सीमित नहीं है। अब ये पूंजीवाद ने जो कदम थे अपने, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पसार दिए हैं। आप सभी को पता है, जो बड़े शहर है उनके आसपास की ज़मीनें हैं, वो बड़े पूंजीपति रियल एस्टेट के नाम पर, तमाम तरह की रियल एस्टेट और योजनाओं के नाम पर खरीद रहे हैं। ये किससे खरीदा जा रहा है? जिन किसानों को कमज़ोर किया गया, जिन किसानों की आवाज़ बनाने की बात सिर्फ टीवी चैनल और माइक और मंचों से कही जाती थी, हम किसानों को ये करेंगे वो करेंगे, आज वो किसान कमज़ोर हो गए और उन किसानों को अपनी ज़मीनें हटानी पड़ रही है, बेचनी पड़ रही है, क्योंकि जितना वो लागत लगाते हैं और जो मेहनत करते हैं उसकी मेहनत के अनुरूप भी उनको उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है, उसमें उनका मेहनताना नहीं मिलता है। लागत तो बहुत दूर की बात है। तो किसान बड़ी तादाद में, छोटा मोटा बड़ा सब किसान किसानी से अपने आप को हटाकर इस ज़मीनों को बेच रहे हैं। और ज़मीन को खरीदार कौन है आपको सबको पता है। ये खरीदार वही पूंजीपति, अरबपति, खरबपति लोग हैं जो चंद लोग सत्ता को स्थापित करने में लगे हुए थे। ये वही लोग हैं जो मीडिया माफिया के जरिए सुबह शाम आप सभी को गरियाते हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य यह है कि उसकी आड़ में, चिल्लाने की आड़ में अपना उद्देश्य दूसरी तरफ पूरा कर रहे हैं। ये लोग उन पूंजीपतियों को घर भर रहे हैं। लगातार इन पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग इसकी खिलाफत करते हैं। संविधान कहता है कि हर व्यक्ति की हिस्सेदारी होनी चाहिए। संविधान कहता है हर व्यक्ति को न्याय और हर व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता के हिसाब से उसके जीवन यापन करने के लिए सम्मान योग्य आर्थिक बल मिलना चाहिए। पर लेकिन लगातार इस तरह की व्यवस्था हो रही है कि आप और हम लोग या और जो आने वाली पीढ़ी वो सिर्फ और पूंजीवादों के यहाँ पर नौकरी करके गुलाम बनने के लिए आतुर हो जाए। जिस दिन ये लॉकडाउन या कोरोना वायरस की महामारी से दुश्वारियों से हम लोग दूर हटेंगे, आप निश्चित कर लीजिएगा उसके अगले ही पहर आप लोगों के गले में गुलामियत का पट्टा पड़ा होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ नौकरी कर रहे होंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी भी वहाँ पर गुलाम बनी पड़ी होगी। हम करते तो काम पूरे सुबह 8 से 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हैं, लेकिन जो लोग, चंद लोग जो सत्ता ऊपर बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशन में, वो लगा के 10, 15, 20 करोड़ रुपए हमसे हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। यही तो पूंजीवाद है। इसी की तो खिलाफत हम लोगों को करनी चाहिए। जब सबकी समानता की बात कही जा रही है तो इस पूंजीवाद को खत्म करने की जरूरत है। नहीं तो आज आप देखिए, रिलायंस कंपनी ने, अंबानी ने किस तरह से देश फेसबुक से लगभग 43-44 हज़ार करोड़ का शेयर खरीदा है। क्यों? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का अपना यूज करना चाहते हैं। तमाम तरह के रियल एस्टेट्स में इन्होंने, तमाम तरह के रिटेल एस्टेट्स में, तमाम तरह के इन्होंने, तमाम जो बाजारीकरण है, आज भी इनका एकाधिकार है। और हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर नौकरी करने जाते हैं, गुलामी करने जाते हैं, जबकि संविधान आपको ये कहता है कि आप हम सब लोग बराबर की हिस्सेदारी लें। तो हमें लगता है हमें पूंजीवाद के खिलाफ सरकार को जगाना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। कहने को तो आज आप सभी के लिए आज बड़ा दिन है। आज दो बड़े इस देश में त्यौहार हम कह सकते हैं मनाए जा सकते हैं आज के दिन। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें दिखता है जो उस पर भी हमें बोलने का अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक बचा के रखा है। आज रमज़ान का दिन है, तो हम उन सभी रमज़ान के जो मानने वाले लोग हैं, उन सभी समुदाय को हम लोग उनको बधाई देते हैं, दिली मुबारकबाद देते हैं। दूसरा, इस देश की प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग। हमें लगता है हम लोग ग्रामीण परिवेश को जितनी ताकत से लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थापित करेंगे, इस देश में पूंजी तंत्र उतनी जल्दी खत्म होगा। ग्रामीण पंचायत को अभी तक सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ अपने घर की चौखट तक नहीं घुसने दिया है। सरकार ने उनको सिर्फ और सिर्फ गुलाम बना के रखा है या सिर्फ और सिर्फ मांगने वाला बना के रखा है। हमको ग्रामीण पंचायती राज को मजबूत करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, किसान या कमजोर व्यक्ति या रोज कमाने मजदूरी, खेतहीन मजदूर और खेतहर मजदूर दोनों मजबूत हों। तो साथियों, आपको उस ग्रामीण परिवेश के लिए आज पंचायती राज के लिए भी आपको बधाई। लेकिन हमारी समस्याओं का अंत यही नहीं होता।
आज अब हम बाजार पे अगर गौर करें, जब देश की संवैधानिक संस्थानों को बंटवारा किया जा रहा था तो देश के इन पूंजीपतियों ने, इन्हीं ब्राह्मणवादी मनवादियों ने ये कहा था कि अगर मौलिक अधिकार के तौर पर बाजार या जमीन या व्यापार सबको बांट दिया जाएगा तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। अतः आपको संविधान में रिजर्वेशन, राजनीतिक रिजर्वेशन और सामाजिक रिजर्वेशन और सेक्टरी रिजर्वेशन के जरिए अपने को संतुष्ट कर लो। साथियों, ये बहुत ही दुश्वारियों वाला डिसीजन था, लेकिन चलो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी घाक लोगों से इस चीज़ को बचाकर हम लोगों तक परोसा। पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? बाबा साहब का बड़ा विजन था, इस देश में समाजवाद की स्थापना हो, इस देश में अम्बेडकरवाद की स्थापना हो, इस देश में कानून और संविधान की स्थापना हो। पर दुर्भाग्य यह है कि देश में लोकतंत्र तो बना पर आज भी वो पूंजीवाद का गुलाम है। और इस पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए हम लोग लगातार तमाम तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के तमाम युवा उठा रहे हैं और हमको उठाना चाहिए। साथियों, पूंजीवाद एक ऐसा गुलामियत है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम उनसे ज़्यादा पढ़ लिख कर, हम पीएचडी, हम इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकीला, तमाम तरह की बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े शोध कर लेते हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं की फैक्ट्रियों में, उन्हीं के कारखानों में जाना पड़ता है। जो लोग सामंती हैं, जो लोग सामंती व्यवस्था से पूंजीवाद व्यवस्था में संविधान के तहत कन्वर्ट हो गए हैं, इन पूंजीवादों के खिलाफ आप हम सब लोग समझने की कोशिश करें कि इस पूंजीवाद ने आपके छोटे गांव गली के व्यापार को ख़त्म कर दिया, लघु उद्योगों को चौपट कर दिया और किसानों की ज़मीनों को भी इन्होंने नस्ल नाबूद कर दिया। जो लोग वो उत्पादन करते हैं खेतियों में, वही आलू एक चिप्स के रूप में 15 रुपये का, 20 रुपये का पैकेट बन जाता है एक आलू, और किसान का एक आलू की कीमत 5 पैसे नहीं होती है। इस तंत्र को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किसान को उसकी रॉयल्टी या उससे हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि ये पूंजीवाद का ट्रांसफ़र कहीं किसान या कमज़ोर वर्ग में ना हो जाए और ये लोग बड़ी ताकत में अपने हिस्सेदारी की बात करने लगे। तो साथियों, हमें लगता है ये पूंजीवाद को हमें जितना मैं समझ सकता हूँ या जितना मैंने समझा है वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। दूसरा, हम लोग कहते हैं साम्यवाद और समाजवाद। साम्यवाद समाजवाद की परिकल्पना हम ऐसे कर सकते हैं कि जितना, अगर आपके घर में कुछ चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो गई है और हमारे पास बिल्कुल नहीं है, उसकी बराबर तरह से समाज में वितरित करने की जो प्रणाली है उसे साम्यवाद या समाजवाद कहते हैं। पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद जितना ज़्यादा आ गया उसने और ज़्यादा लोगों से खरीद कर अपने पास वो ढेर कर लिया और समाजवाद को या साम्यवाद को ख़त्म कर दिया। तो साथियों, हम सभी को इन दोनों बातों को गहनता से अध्ययन करना है कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के हर गरीब, हर कमज़ोर वर्ग की भी हिस्सेदारी तय हो सकती है आर्थिक रूप से, जो कि नहीं है। आज आप देखिए किस तरह से साम्यवाद और पूंजीवाद काम कर रहा है। साम्यवाद जिसे समानता की बात कह रहे थे हम लोग, और पूंजीवाद जो आपको देखने को मिला होगा कि किस तरह से गुजरात के कुछ रसूख पैसे वाले लोग उत्तराखंड में फंस जाते हैं और लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो जहां है वहीं रहे, वहां से हिलने की कोशिश ना करे। जो ये व्यक्ति ऐसा करेगा, चाहे किसी भी पद पर प्रतिष्ठा पे बैठा हो, वो व्यक्ति कानून का गुनहगार होगा और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन गुजरात के कुछ चंद पूंजीपति जो उत्तराखंड में फंस जाते हैं, उनके लिए इस लॉकडाउन के दौरान विशेष बस सेवा यूज करके वहाँ से इनको ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया जाता है। ये दोयम दर्जे की राजनीति या दोयम दर्जे की प्रणाली जो है वो आपको, हम सबको बताने के लिए काफ़ी है कि देश में यही तो पूंजीवाद है कि पैसे वालों का बोलबाला। कुछ चंद बच्चे जो फंस जाते हैं कोटा में, जो तैयारी करने के लिए आते हैं, और भी तमाम देश के जगह पे लोग तैयारी करने बच्चे जाते होंगे, वो तमाम लोग जो फंसे होते हैं, कुछ विशेष सरकारें एक विशेष सुविधा के तहत उनके लिए हज़ार सैकड़ों बसें यूज़ करते हैं। अगर आप सैकड़ों लाखों करोड़ों मजदूरों को खाना खिला सकते हैं तो मुझे लगता है उन चंद हज़ार बच्चों के लिए भी आप वहाँ पर सुविधा और खाना आराम से पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो लोग आराम से सब कुछ उनके पास है, अकाउंट उनके पास है, रहने की जगह उनके पास है, हॉस्टल उनके पास है,
जो संस्था उन्हें इंस्टीट्यूट कोचिंग दे रही है उनके पास तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन नहीं, गरीबों के लिए लाठी और डंडा, गरीबों को भूख से मारने की प्रथा और कमज़ोर लोगों को दबाने की प्रथा और रईसों को, अमीरों को बढ़ोतरी की प्रथा ये देश में देखी गई है। और ये इस लॉकडाउन के दौरान देखी गई है कि भारत की सरकारें कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क करती हैं। साथियों, ये पूंजीवाद का ही एक बहुत बड़ा स्वरूप है, जिसमें हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। साम्यवाद, समाजवाद की स्थापना के लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको स्थापित किया जाए। देश में आज बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया लोकतंत्रवाद है, पर हकीकत यह है कि ये लोकतंत्र भी उन चंद पूंजीपतियों के द्वारा ही स्थापित होता है जो लोग हजारों साल से सम्मति प्रथा में, जागीरदारी प्रथा में लोग आज लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करके अपने हिसाब से सरकारें चुनते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से सरकारों का चयन करवाते हैं, जिससे उनका आर्थिक लाभ हो सके। टीवी मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा किस तरह बड़ी संख्या में लोग एक ही समुदाय, एक ही वर्ग का चैनल काम करते हैं, जहां पर बड़ी तादाद में सबड़ लोगों के चैनलों का बोलबाला है, उनका ही एम्प्लॉयमेंट है और उन्हीं की बातों को प्रमुखता से रखा जाता है। सरकार की तमाम गलत नीतियों को, सरकार की तमाम नाकामियों को, विफलताओं को लगातार सरकार, ये टीवी मीडिया माफिया सरकार की प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है। लोगों को गाली देती है, गरीब जनता को गाली देती है कि तुम भूखे मरोगे, तुम भूखे बाहर निकले क्यों, तुम डंडा तो तुम्हें पड़ना ही है। तो उन लोगों के लिए दोहरी नीति और अमीरों के लिए दोहरी नीति, ये पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा भयंकर स्वरूप है। इसको देश से खत्म होना जरूरी है। जब तक हम लोग चुप बैठे रहेंगे, ना आपको ना हमको अधिकार मिलेगा, ना जिस बात की परिकल्पना, जिस बात की आवाज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाई थी कि इस देश में सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर प्रदान होना चाहिए और उस अवसर का जो स्थान है वो सिर्फ सरकारी संस्थानों में नौकरी या शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी या रिजर्वेशन पॉलिटिकली नहीं, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। बाजार की, राष्ट्रीयकरण की नीतियों में भी इस समाज की हिस्सेदारी को तय करने का काम इस सरकारों को करना चाहिए, पर अभी तक नहीं करेंगे, ना करेंगे। आप देखिए चैनलों पर कितने लोग बैठते हैं, वही चंद कुछ खरीदार किए हुए मुस्लिम नेता बना के बना दिए जाते हैं, वही सारे चैनलों को घूमते हैं। चंद ब्राह्मणवादी सोच के, मनवादी व्यवस्था वाले सोच के लोग बैठारे जाते हैं, जो पूरे सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ टीवी के माध्यम से अपने चेहरे को चमकाते हैं और सरकार की वकालत करते हैं, जनता की खिलाफत करते हैं, गरीबों की खिलाफत करते हैं। ये कौन लोग हैं? इनको क्या फायदा है? इनको चंद रुपए मिलकर और टीवी चैनलों पर बैठाकर पूरे देश की नुमाइंदगी करने का काम दिया जाता है, और जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे को गाली गलौज करके संतुष्टि करते हैं और देश के बड़े भूभाग को, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, इनको घेरा जाता है, इनको गिराया जाता है। तो साथियों, हमें लगता है हमको समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना के लिए, अपनी भागीदारी को तय करने के लिए हमको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात को, मुद्दे को उठाने की आवश्यकता है कि जब तक प्राइवेट सेक्टर में हमें हिस्सेदारी और आरक्षण की व्यवस्था के तहत हमको व्यवस्था नहीं मिलेगी, तब तक आप समझ लीजिएगा इस तरह ही आप गुलाम और आपकी पीढ़ी गुलाम, आने वाली और पीढ़ियाँ गुलाम। और जिस तरह हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर या बाबा साहब के साथ साथ बहुजन महापुरुषों की संघर्ष की गाथा गाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी रूप में प्रस्तुत की जाएगी। उसका कोई भी वास्तविकता और भौतिकता से कोई सरोकार नहीं रहेगा। सरकारें अपनी हिस्सा से, अपनी स्वेच्छा से अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जून की रोटी तक नहीं दे पा रही हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आप लोगों को देखने मिलेंगी कोरोना वायरस के दौरान। एक 12 साल की बच्ची प्रवासी मजदूरी होने के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाती है और 100-150 किलोमीटर तक सफ़र करने के बाद अपने घर वापसी के लिए आती है, खाना नहीं मिलता है तो डिहाइड्रेशन, भूखमरी और थकान से उस बच्ची की मौत हो जाती है। जिम्मेदार कौन है? वो जो गरीब नहीं, इस देश की सामंती पूंजीवादी व्यवस्था की उसकी हत्या के गुनहगार है। इस देश की सत्ताएं गुनहगार हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं पर हकीकत ये है कि उन तक वो चीज़ नहीं पहुंचती
जो लोग उसके हकदार हैं। मुझे एक क्लिप अच्छी लगी, अभी एक बिहार के कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूँ, उन्होंने बड़ा अच्छी क्लिप डाली थी टिकटॉक वगैरह किसी पे, कहा उन्होंने, किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि आपने कितने लाख रुपए पीएम केयर में दिए, तो वो कहते हैं क्या आवश्यकता है पीएम केयर में देने की, अगर मैं उन लोगों तक खाना पहुंचाऊं जो लोग जरूरतमंद हैं, प्रधानमंत्री तक या मुख्यमंत्री के केयर में जाने के बाद पैसा क्या गारंटी है कि उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोगों, जो हमारे लोग परेशान हैं। हमें नाम बताइए, जगह बताइए, हम चलते हैं, लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। हमें लगता है हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारे लोग परेशान हैं, सरकारों का आपने खजाना भर दिया, सरकार लगातार कभी कहती है असली किट आ गई, कभी कहती नकली किट आ गई, बाजार उनका पनप रहा है और लाखों करोड़ रुपए के इन्होंने चीन से इक्विपमेंट ले लिए, अब कहते हैं वो खराब है, पीपी किट खराब, पीपी किट जो है वो किट खराब है, जो चेकिंग करने वाली मशीनें हैं वो खराब हैं कोरोना वायरस की। पहले आपने ली तब आपने उसका परीक्षण क्यों नहीं किया? इसका मतलब आपने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले तो कर दिए पीएम केयर के नाम पर, जिसकी आज अब आने वाले भविष्य में कभी भी ना ऑडिट होगी ना उसकी कभी जांच हो सकती है, क्योंकि आपने कोई पीएम राहत कोष में तो दिया नहीं। पीएम केयर जो अलग से फंड बनाया गया था उसमें आप लोगों ने दे दनादन अपने पैसे को सरकार के पास जमा कर दिया और सरकार ने अपने व्यापार को बढ़ा लिया। तो साथियों, ये व्यापारीकरण की जो नीति है इसके खिलाफ हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र स्थापित हो तो हर एक व्यक्ति की लोकतंत्र में भागीदारी के लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे बीडीसी मेंबर का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, सभी की समान रूप से हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। और हो ये रहा है, जो पूंजीपति पैसे वाले लोग हैं वही लोग चुन के सत्ता में जाते हैं, वही लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके अपनी सामंती व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। हमें इन लोगों की खिलाफत करनी चाहिए, तब पूंजीवाद कमजोर होगा, और नहीं तो आप और हम लोग ऐसे चिल्लाते रहेंगे, सत्ताएं स्थापित होती रहेंगी, आप पर गुलामी का जो दंश है, जो उनका प्रकोप है वो चलता रहेगा और हम पे भी चलता रहेगा। हम भी शायद आज 35-36 साल की उम्र में आप सामने चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ और लोग भी आएंगे, वो भी चिल्लाएंगे, बोलेंगे, मर जाएंगे। पर आप समझ लीजिए, ये व्यवस्था अगर नहीं परिवर्तित हुई तो गुलामी का दंश जो हमें हजारों सालों से सुनने में मिलता था किताबों में, या हमारे पूर्वज बताते थे, उस तरह की पीढ़ियां आपकी झेलेंगी। सरकार कुछ नहीं कहना चाहती, सरकार कुछ नहीं करना चाहती आपके लिए, सिर्फ झूठे प्रलोभन, झूठे वादे, झूठी बातें, कागजी जो बाजीगरी है, जो आंकड़ों की बाजीगरी है, उसमें हम लोगों को उलझाना चाहती है। हकीकत यह है कि आज भी एक व्यक्ति दिल्ली एनसीआर, जो दिल्ली के सरकार की सत्ता के नाक के नीचे बैठा हुआ है, अपने घर को खाना ना दे पाने के कारण, अपने बेबसी के कारण उसने आत्महत्या कर ली गुड़गांव में। ये सरकार के नाक के नीचे होता है। तमाम सरकारें दावे करती हैं, लेकिन लोग भुखमरी से चिल्ला रहे हैं। यदा कदा कोई चैनल इस बात को दिखा भी रहा है तो उसकी भी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो साथियों, हमें लगता है हम लोग पूंजीवाद और साम्यवाद, लोकतंत्रवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, प्रजातंत्रवाद, इन सभी वादों का अध्ययन करें और क्या समाज के और लोगों के हित के लिए है, जिसमें बहुसंख्यक लोग रहते हैं, जिसमें तमाम हजारों करोड़ों लोग रोज जीवन यापन करते हैं दुश्मनी का, उनका जीवन कैसे बेहतर हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था। बाबा साहब अम्बेडकर का विजन ये नहीं था कि हम लोग संविधान के सहारे थोड़े बहुत ऊपर आ जाएं और अपना पेट पालकर जानवरों की भांति घरों में पड़े रहे, आवाज़ तक ना उठाएं और ये डर रहे कि सरकार हमको अंदर कर देगी, सरकार हमको प्रताड़ित करेगी, कोई मनवादी हमको ठोंक देगा। ठोंके तो ठोंके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज़ बुलंद अगर नहीं करनी आती तो आप मरे हुए जानवर से भी बदतर हैं। तो हमें लगता है हम सभी को इस बात को प्रमुखता से उठाना चाहिए। इस देश में आने वाले टाइम में पूंजीवाद का जोर होगा और पूंजीवाद में हम लोग गुलाम बनेंगे। जैसे आपके गलों में पहले हांडी, पीछे झाड़ू होता था, अब गरीब समुदाय चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसके गले में पट्टा पड़ा होगा, बल्ला पड़ा होगा, या आप फला फला कंपनी के नौकर हो और फला फला कंपनी के लिए काम कर रहे हो। आपका ना अस्तित्व होगा, ना आपका वर्चस्व होगा, ना आपकी सत्ताएं होंगी, ना आपका बाजार होगा, ना आपका व्यापार होगा। और जब व्यापार बाजार नहीं होगा तो हम लोग गुलामियत में रहेंगे।
आज भी देश में दलितों के पास 5% से कम कृषि योग्य जमीन है, लेकिन जो 5% लोग हैं उनके पास देश में आज भी 70% जमीन है। क्यों? इस बात की आवाज़ क्यों नहीं अभी तक किसी राजनीतिक दल या किसी सामाजिक संगठन द्वारा उठाई गई? क्योंकि ये सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। हम लोग लगातार इस बात पर प्रमुखता से बात करते आए। अगर बाबा साहब के अम्बेडकर की अगर बात करनी है तो कृपया करके बाबा साहब अम्बेडकर की समाजवाद और समतावाद की बात जरूर करें। और समतावाद समाजवाद में साफ साफ कहा गया है कि इस देश में गरीब और कमजोर की हिस्सेदारी भी, उसकी हिस्से की जमीन भी उसको दी जाए, जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अमेंडमेंट नहीं किया गया। मौलिक अधिकार है। जब जमीनें प्राकृतिक हैं, किसी बाप दादे की नहीं, तो एक के पास 1000 बीघे जमीन और एक के पास झुपड़ियों तक की जमीन नहीं है, यही तो सामंतवाद और पूंजीवाद है। हम इसी बात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम इसी बात की खिलाफत करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी के समक्ष इसीलिए फेसबुक लाइव था और मैं आशा करता हूं कि मैं अपनी बात अपने ढंग से जितनी आपको बता सका हूं वो आपको शायद सही लगी होगी। और जिन लोगों को ये बात सही लगी है वो उस बात को शेयर जरूर कर दें कि हम लोग लगातार पूंजीवाद के खिलाफ हैं, हम लोग लगातार सामंती प्रथाओं, मनवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं। हम पक्षधर हैं मानवता के, हम पक्षधर हैं संविधान के, हम पक्षधर हैं कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के, हम पक्षधर हैं सबकी समान हिस्सेदारी और बाजारीकरण की हिस्सेदारी से। तो आप अगर सभी लोग अगर प्रचुर मात्रा में तमाम कॉलोनियों में मुश्किल और मुश्किलात का जीवन जी रहे हैं और उस मुश्किलात के जीवन को और पार करना चाहते हैं, तो अपने हक, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाना सीख लें। ये लॉकडाउन का वक्त है, अपने आप को सोचें, अपने आप को समझें। हम क्या रोज रोज खो रहे हैं, हम कहाँ कहाँ रोज कमजोर पड़ रहे हैं, इस बात को हम लोग समझ लें। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे समाज का व्यक्ति नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारा शोषण कर रहा है। और जो शोषण करने वाले लोग हैं वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अगर आप मिलकर और हम सब मिलकर एक फूंक पर अगर मार देंगे तो वो कप पे नीचे गिर जाएंगे और उस कपकपाहट में आपको आपकी हिस्सेदारी मिल सकती है। साथियों, मुझे लगता है मैं अपनी बात को विस्तृत रूप से आप सभी के सामने इस पूंजीवाद के खिलाफ या पूंजीवाद की जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध कह पाया हूँ कि मुझे ये व्यवस्था ठीक नहीं लगती है। इसमें समान रूप से सभी की बात नहीं रखी जाती है। इसमें एक व्यक्ति मालिक होता है, बाकी सब नौकर होते हैं, जबकि संविधान में ये कहा गया कि सभी मालिक हैं। और अगर सभी मालिक हैं तो सभी की हिस्सेदारी भी तय करनी सरकार और कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जो नहीं हो रही। तो साथियों, मैं अपने अंत में आप सभी को यही कहूँगा कि आप अम्बेडकरवाद को पढ़ें, अम्बेडकरवाद को समझें, अम्बेडकरवाद के विशाल स्वरूप को जानें। लोकतंत्र में व्यवस्थाओं का स्थापन होना अम्बेडकरवाद नहीं है। अम्बेडकरवाद एक उसका हिस्सा है। लोकतंत्र स्थापित हो गया लेकिन अभी भी पूंजीवाद कायम है, इसका मतलब लोकतंत्र अभी भी कमजोर है। गांव के गरीब आज भी वही हैं जहां होना चाहिए। तो उसको अगर ऊपर लेके आना है तो हमको पूंजीवाद के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करना जरूरी है, जहां पर देश में राष्ट्रीयकरण की नीति के तहत सबकी समान हिस्सेदारी की जाए, चाहे जमीन हो, जल हो, जंगल हो, चाहे खेत हो, बाजार हो, संख्या के अनुपात में सभी की हिस्सेदारी तय कर दी जाए। हमें लगता है सरकार अगर ऐसा करेंगी तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा कर रही है, जैसा बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किया था। बड़ी तादाद में लोगों को पट्टे बांटे गए थे जमीनों के, जो जमीनहीन थे। बड़ी तादाद में लोगों को अपने मकान दिए गए थे, बड़ी तादाद में लोगों को शिक्षाओं के लिए अधिकार दिया गया था, लोगों के महापुरुषों को अंकित किया गया था। ये काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी सत्ता 4 बार स्थापित हुई थी इस देश में, उसकी वानगी देखने को मिली थी। तो साथियों, अगर हम इस तरह की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं तो हमको बहुजन समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के विजन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इन मनवादियों की विचारधारा के विरुद्ध हमको खड़ा होना पड़ेगा। हमें किसी व्यक्ति से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें किसी जाति से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है हमें उससे गिला शिकवा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो साथियों, हमें लगता है हम अपनी बात को प्रचुर मात्रा में आप सभी के समक्ष कह पाए हैं। आप सभी भी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिएगा और
कोरोना वायरस में अपने लोगों का, अपने सभी लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ किन्हीं अच्छे मुद्दों पर फिर आपसे मुलाकात होगी। इसके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं सुदेश कुमार आर्य, बहुजन एक्टिविस्ट। धन्यवाद।